नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का SRL एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम जो कंकालीय पेशी होती है उसकी संरचना के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। हम देखने वाले हैं कि ये जो कंकालीय पेशी होती है वो कैसी दिखाई देती है। हम पिछले वीडियो के अंतर्गत जो पेशी होती है वो क्या होती है, उसके कौन कौन से प्रकार होते हैं उसके बारे में देखा था। हमने देखा था कि हमारी जो पेशियां होती हैं अर्थात मसल्स होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। और ये 3 प्रकार की मसल्स होती हैं। इनमें पहले नंबर पे होती है कंकालीय पेशी अर्थात स्केलेटल मसल। दूसरे नंबर पे होती है हमारी अंतःरंग या चिकनी पेशियां जिन्हें हम बोलते हैं स्मूथ मसल्स। और इसके अलावा तीसरी पेशी होती है वो होती है हमारी हृदय पेशियां अर्थात कार्डियक मसल्स। और इन पेशियों के, इन मसल्स के कौन कौन से विशेष गुण होते हैं, उनकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, इनके बारे में हमने पिछले वीडियो के अंतर्गत देखा था। तो आज के इस वीडियो के अंतर्गत हम उनकी संरचना को पूरा डिटेल में देखने वाले हैं। इस कारण वीडियो को पूरा जरूर देखें। आप इसको आधा अधूरा देखेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। आपको किसी भी चीज को अगर जानना है, उसको सही तरीके से समझना है तो उसको पूरा देखना पड़ेगा। बिना देखे आप अनुमान ही लगा सकते हैं। तो इस कारण वीडियो को पूरा जरूर देखें। साथ साथ में यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और इसके अलावा यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो हम बात करते हैं कंकालीय पेशी की संरचना के बारे में। तो देखते हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हमारी पेशियां होती हैं इसके बारे में कल भी हमने बात की थी कि यह हमारे शरीर में मुख्य रूप से गति करवाने के लिए व संचलन के लिए, गति करवाने के लिए और संचलन के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होती हैं। हमारे शरीर में जो गति है वो मांसपेशियों के कारण ही होती है। यहां पर हालांकि होती 3 प्रकार की पेशियां हैं, लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं? कंकालीय पेशी की। किसके बारे में बात कर रहे हैं? कंकालीय पेशी के बारे में बात कर रहे हैं। ये कंकालीय पेशी जैसे नाम से ही पता चल रहा है, हमारे कंकाल, कंकाल का मतलब हमारी अस्थियां हो गई। मुख्य रूप से क्या हो गई हैं? अस्थियां। उनसे क्या होती हैं? जुड़ी होती हैं। ये जो पेशियां होती हैं ये किससे जुड़ी रहती हैं? हमारी अस्थियों से, हमारी बोन्स से जुड़ी रहती हैं। जैसे आप सपोज करो कि ये एक मनुष्य का क्या है? हाथ है। और यहां पर आप सबको पता ही होगा हाथ के अंतर्गत एक हड्डी पाई जाती है। यहां पर एक हड्डी होती है और इसके अलावा हमारी 2 हड्डियां होती हैं, वो यहां पर होती हैं। 2 हड्डियां आगे वाले हिस्से में होती हैं। यहां पर इससे जुड़ी हुई हमारी क्या होती है? एक मसल्स होती है। क्या होती है? मसल्स अर्थात पेशी होती है। और यह पेशी क्योंकि हड्डी के साथ में जुड़ी हुई है, इसके कारण से इसे हम कौन सी पेशी कहेंगे? कंकालीय पेशी। इसे कौन सी पेशी कहेंगे? हम कंकालीय पेशी कहेंगे। तो यह हमारी क्या है? पेशी। और क्योंकि यह अस्थियों के साथ में जुड़ी हुई है इस कारण इसे बोला है हमने कंकालीय पेशी, स्केलेटल मसल्स। अब देखो, अगर यह पेशी हड्डी के साथ जुड़ी है तो किसी ना किसी संरचना के द्वारा जुड़ी होगी। कोई ना कोई एक ऐसी संरचना होगी जो इनको आपस में जोड़ रही होगी। तो ध्यान रखना कि हमारी हड्डियों को हमारी पेशियों से जोड़ने के लिए एक संरचना पाई जाती है।
हमारी मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने के लिए एक संरचना पाई जाती है। जैसे यहां पर जुड़ी हुई है वैसे ही ये इस हड्डी के साथ भी जुड़ी हुई है। और ये जो संरचना होती है इसे हम बोलते हैं टेंडन। क्या कहा जाता है? टेंडन कहा जाता है। कहने का मतलब यह हो गया कि हमारी मांसपेशियां और हमारी जो हड्डियां होती हैं वो किसकी सहायता से जुड़ी रहती है? एक संरचना की सहायता से जुड़ी रहती हैं जिसका नाम होता है टेंडन। आपको याद रखना है। इसके लिए आपको याद रखना, इसके लिए एक शब्द काम में लिया जाता है MTB, मसल्स टेंडन बोन। अर्थात मसल्स और बोन के बीच में जो लिंक होता है, इसको जोड़ने वाली संरचना होती है, उसे बोलते हैं हमें टेंडन। आपको यह भी पता होना चाहिए कि हमारी जो हड्डियां होती हैं ये आपस में जुड़ती हैं तो ये एक तंतु के द्वारा जुड़ती हैं जिसे हम बोलते हैं लिगामेंट। तंतु बोल दो या लिगामेंट बोल दो। तो लिगामेंट हो गए, ये बोन को बोन से जोड़ते हैं। बोन लिगामेंट बोन, BLB बोला जाता है। अर्थात बोन को बोन से जोड़ने के लिए तो पाया जाता है लिगामेंट, और बोन को हमारी मसल्स से जोड़ने के लिए क्या पाया जाता है? टेंडन पाया जाता है। यह आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो इस प्रकार से हमारी कंकालीय पेशियां होती हैं वो किससे जुड़ी होती हैं? हमारे अस्थियों से जुड़ी होती हैं। किसकी सहायता से? टेंडन की सहायता से। अब यदि हम बात करें कि हमारी जो ये कंकालीय पेशी है इसकी संरचना कैसी है, इसके अंदर क्या क्या है, तो यदि ये पेशी है, आप सबको पता होगा इस पेशी का क्या नाम है। भाई हम जब हाथ ऐसे मोड़ते हैं तो यहां पर हमारी जो पेशी दिखती है और दिखाते ही रहते हैं, जो बॉडी बिल्डर वो तो ज्यादा ही दिखाते हैं। तो ये जो पेशी है इसको हम बोलते हैं बाइसेप्स। इस मांसपेशी का नाम क्या है? बाइसेप्स। तो बाइसेप्स किस प्रकार की पेशी हो गई है? हमारी कंकालीय पेशी हो गई, स्केलेटल मसल्स हो गई। यदि हम इसको देखें काटकर, यहां ऐसे काटकर देखें, अगर इस पेशी को हम काटकर देखें तो अंदर क्या क्या दिखाई देगा, इसके अंदर क्या क्या दिखाई देगा, तो देखो। अब हम बात करते हैं कंकालीय पेशी की संरचना। इसकी संरचना के बारे में हम बात करते हैं, क्या होती है। देखो, यदि मैं इस कंकालीय पेशी को देखूंगा तो काटा तो मेरे को इसके सामने वाला हिस्सा ही दिख रहा है। जैसे किसी भी चीज को काटा तो ये ऐसे काट दिया तो ये सामने वाला हिस्सा ही तो दिखेगा। तो मेरे को इस मांसपेशी का ये सामने वाला हिस्सा दिख रहा है, ये कटा हुआ क्या दिख रहा है? हिस्सा। तो ये तो मेरी क्या होगी है? मांसपेशी। और इस मांसपेशी के अंदर की तरफ आपकी क्या पाए जाते हैं? आपकी कंकालीय पेशी पाई जाती है, कंकालीय पेशी कोशिकाएं पाई जाती हैं। और आप सबको बताया था कि हमारी कंकालीय पेशी की जो कोशिकाएं होती हैं वो कैसी होती हैं? ऐसे सिलेंडर शेप में होती हैं, ऐसे लंबी लंबी कोशिकाएं होती हैं, ये आपको बताया गया था। तो इसके अंतर्गत यदि हम उसको काट कर देखेंगे तो सामने से तो हमें कटा हुआ हिस्सा ही तो दिखाई देगा। तो ये पेशियां हैं, हमें कटी हुई दिखाई देती हैं। और ये पेशियां हैं, या जो पेशी की जो कोशिका है वो एक सिंगल कोशिका अलग नहीं रहती। बहुत सारे पेशी जो तंतु होते हैं, बहुत सारी जो हमारी पेशी कोशिकाएं होती हैं, ध्यान से सुनना, इस पेशी कोशिका को हम पेशी तंतु भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? पेशी तंतु, या इसे कहा जाता है मायोफाइबर। क्या कहा जाता है? मायोफाइबर कहा जाता है। तो एक मायोफाइबर का मतलब चाहे से आप उसको पेशी कोशिका समझ लो, चाहे से पेशी तंतु समझ लो, बात एक ही है। तो पूरी मसल्स के अंदर ऐसे बहुत सारे क्या पाए जाते हैं? आपके पेशी तंतु अर्थात मायोफाइबर पाए जाते हैं।
और ये मायोफाइबर अकेले अकेले नहीं होते, बल्कि 20, 50, 100, 200 मायोफाइबर होते हैं ना, उनका एक बंडल बन जाता है। उनका क्या बन जाता है? एक बंडल। तो बंडल के रूप में ये पाए जाते हैं। जैसे हम लकड़ी का एक बंडल बांध लेते हैं ना, उसी प्रकार से ये बंडल पाए जाते हैं। तो इस बंडल के अंदर बहुत सारे आपके क्या उपस्थित हैं? पेशी तंतु उपस्थित हैं। ये आपके पेशी तंतु हैं। ये पेशी तंतु हैं। ये हमारे क्या हो गए हैं? पेशी तंतु, अर्थात मायो फाइबर। क्या है? मायो फाइबर। अब बहुत सारे पेशी तंतु जब एक साथ इकट्ठे हो गए तो इन पेशी तंतु का क्या बन गया? एक बंडल बन गया। क्या बन गया? एक पेशी तंतु का एक बंडल। तो ये पूरा हो गया, ये हो गया हमारा पेशी तंतु बंडल। पेशी तंतु बंडल। और पेशी तंतु बंडल को एक नाम से जाना जाता है, इसे कहा जाता है फेसिकल। क्या कहा जाता है? फेसिकल। अर्थात एक जो फेसिकल होता है, जो हमारी मांसपेशियों में पाया जाता है, उसके अंदर बहुत सारे पेशी तंतु होते हैं, वो एक साथ पाए जाते हैं। ये आप समझ गए। जैसे आपका एक फेसिकल ये हो गया, दूसरा फेसिकल ये हो गया, तीसरा फेसिकल ये हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारी मांसपेशियां होती हैं, उसके अंदर बहुत सारे पेशी तंतु पाए जाते हैं। ये पेशी तंतु लंबे और सिलेंडर शेप में होते, लेकिन यदि इनको हम काटेंगे तो इसका सामने वाला हिस्सा ही हमें दिखाई देता है। जब ये बंडल होते हैं, इन्हें बोला जाता है फेसिकल। और उस फेसिकल के अंदर आपके क्या पाए जाते हैं? आपके मायोफाइबर पाए जाते हैं। अब देखो, ये तो आपके फेसिकल पाए जाते ही जाते हैं। अब बाकी का जो ये स्थान बच गया मांसपेशी में, ये बाकी का स्थान बच गया, यहां पर क्या होता है? तो यहां पर क्या पाया जाता है? यहां पर पाया जाता है आपका क्या? संयोजी उत्तक। यहां पर क्या पाया जाता है? आपका संयोजी उत्तक पाया जाता है, जो फेसिकल के बाहर की ओर उपस्थित होता है। यह आपको याद रखना है। तो यह हो गया हमारा संयोजी उत्तक। ठीक है कि नहीं है? और यह संयोजी उत्तक होता है, किसका बना होता है? कोलेजन। सॉरी, इसको गलत लिख दिया है। किसका बना होता है? कोलेजन तंतुओं का बना होता है। यहां तक आपकी बात समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद में देखो, ये तो पूरे में तो संयोजी तंतु पाया ही पाया जाता है। आपका संयोजी तंतु होता है, ये इस पूरी पेशी के चारों तरफ भी पाया जाता है। किसके चारों तरफ पाया जाता है? पेशी के चारों तरफ भी पाया जाता है। जैसे इस पेशी के चारों तरफ भी एक क्या है? संयोजित तंतु उपस्थित है, सॉरी संयोजी उत्तक उपस्थित है। संयोजी उत्तक क्या है? उपस्थित। इसी प्रकार से आपके फेसिकल के चारों तरफ भी क्या उपस्थित है? फेसिकल के चारों तरफ भी क्या उपस्थित है? संयोजी उत्तक उपस्थित है। और उसी प्रकार से देखो, उसी प्रकार से देखो, आपके प्रत्येक मायोफाइबर के चारों तरफ भी क्या उपस्थित है? मायोफाइबर के चारों तरफ भी आपका संयोजी उत्तक कनेक्टिव टिश्यू उपस्थित है। यह बात आपको समझनी पड़ेगी।
कहने का मतलब यह हो गया कि एक सबसे पहले एक मांसपेशी है, उस मांसपेशी के चारों तरफ क्या है उपस्थित, एक संयोजी ऊतक। उस मांसपेशी के अंदर आपके हैं मायोफाइबर, मायोफाइबर के चारों तरफ भी क्या उपस्थित है, आपका संयोजी ऊतक। फिर ये मायोफाइबर का एक बंडल बन गया और बंडल को हम बोल रहे हैं फेसिकल। उस फेसिकल के चारों तरफ भी क्या उपस्थित है, एक संयोजी ऊतक। और बहुत सारे फेसिकल जब इकट्ठे हो गए तो उनके चारों तरफ भरा हुआ भी एक क्या है, संयोजी ऊतक। इसका मतलब यह हो गया कि संयोजी ऊतक होता है, यह आपस में इनको बांधने का कार्य करता है। जैसे आप लकड़ियां होती हैं, उनका एक बंडल बनाते हो तो उसको बांधने के लिए आप किसका, रस्सी का उपयोग करते हो। उसी प्रकार से ये संयोजी ऊतक इनको बांधने वाला क्या है, ऊतक है। तो देखो आप क्या समझोगे कि ये वाला जो सबसे बाहर की तरफ जो संयोजी ऊतक उपस्थित है, जो पूरी मांसपेशी के चारों तरफ उपस्थित है, इस संयोजी ऊतक को तो हम क्या कहते हैं, पेरीमाइशियम। क्या कहा जाता है, पेरीमाइशियम, जो कि पूरी की पूरी मांसपेशी के चारों तरफ क्या है, उपस्थित। जो आपका फेसिकल के चारों तरफ उपस्थित है, जो किसके चारों तरफ उपस्थित है, फेसिकल के चारों तरफ उपस्थित है, उस संयोजी ऊतक का नाम है आपका, सॉरी ये आपको थोड़ा सा गलत बता दिया है, इसको तो हम क्या बोलते हैं, एपीमाइसियम। सबसे बाहर की तरफ जो उपस्थित है उसे तो बोला जाता है एपीमाइसियम। जो आपका फेसिकल के चारों तरफ उपस्थित है उसे बोला जाता है पेरीमाइसियम। क्या बोला जाता है, पेरीमाइसियम। और जो आपका मायोफाइबर के चारों तरफ उपस्थित है उसे बोला जाता है एंडोमाइसियम। तो आपका संयोजी ऊतक कैसे कैसे उपस्थित है आपने देख लिया। सबसे बाहर की तरफ आपकी मांसपेशी के चारों तरफ उपस्थित है, उसको बोल दिया हमने कौन सा, एपीमाइसियम। फिर आपका फेसिकल के चारों तरफ उपस्थित है, उसको बोल दिया हमने पेरीमाइसियम। फिर आपका उस मायोफाइबर के चारों तरफ भी उपस्थित है, जिसे हमने बोल दिया क्या, एंडोमाइसियम। तो ये तो बात होगी संयोजी ऊतक की। इसके अलावा आपके पूरा मांसपेशी के अंदर की ओर भी एक क्या भरा हुआ है, संयोजी ऊतक भरा हुआ है। और वो संयोजी ऊतक है वो किसका बना हुआ है, कोलेजन तंतु का। बाकी आप ये सब कुछ समझ ही गए होंगे कि ये जो बंडल है उसको बोल रहे हैं फेसिकल, और इसके अंदर छोटे छोटे क्या उपस्थित हैं, तंतु, जिन्हें हम बोल रहे हैं मायोफाइबर। अब इसको और डिटेल में हम पढ़ते हैं। यहां तक हमने देख लिया। अब ये जो प्रत्येक मायोफाइबर है, ये प्रत्येक क्या है, मायोफाइबर, यदि इसको हम खींचकर निकालें, जैसे आपने सिगरेट का पैकेट है, उसके अंतर्गत सिगरेट बहुत सारी लगी हुई हैं, उसमें से एक सिगरेट को आप बाहर निकालते हो तो एक सिलेंडर जैसे निकल जाती है कि नहीं निकल जाती। उसी प्रकार से यदि आप यहां से एक मायोफाइबर को बाहर निकालो, किसको बाहर निकालो, मायोफाइबर को। जैसे मान लो हम इसको बाहर निकाल लेते हैं खींचकर, तो ये आपका मायोफाइबर होता है। ये एक मायोफाइबर को हमने खींचकर क्या निकाल दिया, बाहर। और बाहर निकाला तो हमने क्या देखा कि इस मायोफाइबर के अंदर भी, इस एक मायोफाइबर के अंदर भी छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, तंतु पाए जाते हैं। कहने का मतलब एक जो मायोफाइबर है उसके अंदर भी बहुत सारे क्या हैं, छोटे छोटे और छोटे क्या हैं, तंतु उपस्थित है। अब इनको क्या बोले, अब इनको क्या बोले, मायोफाइबर तो हमने पहले ही बोल दिया, अर्थात पेशी तंतु तो पहले ही बोल दिया। अब इनको क्या बोले, तो इन्हें कहा जाता है, इन्हें क्या कहा जाता है, पेशी तंतुक। देखो उसको बोल रहे थे हम पेशी तंतु, जो थोड़ा बड़ा है। और पेशी तंतु के अंदर क्या उपस्थित है, पेशी तंतुक उपस्थित है, जिसे हम क्या बोलते हैं, मायोफाइब्रिल कहते हैं। क्या कहते हैं भाइयों, मायोफाइब्रिल।
तो मायोफाइबर के अंदर की ओर जो छोटे तंतु पाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? मायोफाइब्रिल कहा जाता है। तो अब तक हमने समझ लिया है कि मांसपेशी के अंदर क्या क्या उपस्थित है। यदि मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो क्या क्या है, देखो। यहां पर समझो आप, सबसे पहले पेशी है। क्या है भाई? पेशी। पेशी के अंदर आपके मायोफाइबर का बंडल है। पेशी के अंदर आपके मायोफाइबर अर्थात पेशी तंतु का क्या है? बंडल, जिसे हम क्या बोल रहे हैं? फेसिकल। इस फेसिकल के अंदर बहुत सारे क्या उपस्थित है? आपके मायोफाइबर उपस्थित हैं। क्या उपस्थित है भाई? मायोफाइबर अर्थात पेशी तंतु उपस्थित है। और इस मायोफाइबर के अंदर भी और भी पतले पतले क्या पाए जाते हैं? तंतु पाए जाते हैं। और पतले तंतु होते हैं, इन्हें क्या कहा जाता है? मायोफाइब्रिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मायोफाइब्रिल अर्थात पेशी तंतुक कहा जाता है। यह आपको समझना पड़ेगा कि हमारी मांसपेशी होती है, उसके अंदर क्या क्या पाया जाता है। यदि इसको आपने यहां पर तो डायग्राम देख ही लिया, यदि इसको हम एक रियल डायग्राम के द्वारा देखें, चलो वो भी दिखा देता हूं आपको, वो भी दिखाता हूं। ये देखो भाई, ये डायग्राम देखो आप, ये देखो, ये तो था टेंडन। ये क्या उपस्थित है? टेंडन। अभी आपको बताया था टेंडन का मतलब क्या है। टेंडन एक ऐसी संरचना है जो आपकी मांसपेशी को और हड्डी को क्या करती है? आपस में जोड़ती है। तो ये तो हो गया टेंडन। और ये क्या हो गई? आपकी पूरी की पूरी एक मांसपेशी। मांसपेशी के बाहर की तरफ एक संयोजी ऊतक पाया जाता है, जिसे हमने क्या बोला था? एपीमाइसियम। क्या बोला था भाई? एपीमाइसियम। एपीमाइसियम में देखो, इसके बाद में आपके अंदर क्या आ गए हैं? पेशी तंतुओं के क्या आ गए हैं? बंडल। ये देखो बंडल रहे, ये बहुत सारे क्या रहे? बंडल, जिनको हम क्या बोलते हैं? फेसिकल। ये लिखा हुआ क्या बोलते हैं भाई? फेसिकल। अब ये जो फेसिकल के चारों तरफ देखो, प्रत्येक फेसिकल के चारों तरफ जो संयोजी उपस्थित है उसे हम क्या बोलते हैं? पेरीमाइसियम। और इस फेसिकल के अंदर क्या उपस्थित है? ऐसे तंतु उपस्थित हैं। क्या उपस्थित हैं? तंतु। और इन तंतुओं को हम क्या बोलते हैं? मायोफाइबर। क्या बोलते हैं भाई? मायोफाइबर या पेशी तंतु। और इस पेशी तंतु के अंदर भी एक और तंतु उपस्थित है, जिसे कहा जाता है मायोफाइब्रिल। उसे क्या कहा जाता है? मायोफाइब्रिल। तो यह आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारी जो मांसपेशियां बनी होती हैं वो कैसे कैसे बनी होती हैं। इसकी एंड संरचना अब तक हमने कौन सी देखी है? पेशी तंतुक। अभी तक हमने कौन सी संरचना देखी है? पेशी तंतुक अर्थात मायोफाइब्रिल। अब हमें इस मायोफाइब्रिल की संरचना को समझना पड़ेगा। आपको लग रहा होगा क्या बता रहे हो आज? आप बोल रहे हो कि मांसपेशी है, मांसपेशी के अंदर आपके मायोफाइबर का एक बंडल है, ठीक है। उस मायोफाइबर के बंडल में एक मायोफाइबर है, मायोफाइबर के अंदर भी क्या है? मायोफाइब्रिल है। और अब आप ये बोल गए, अब तो हद हो गई कि आप ये बोल रहे हो कि हम किसकी संरचना को पढ़ने वाले हैं? मायोफाइब्रिल की संरचना को पढ़ने वाले हैं। भाई पढ़ना तो पड़ेगा, आपका जो टॉपिक दिया हुआ है उसको तो देखना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा कि हमारी मांसपेशी कैसे संकोचन करती है। नहीं समझोगे तो फिर तो जान ही नहीं पाओगे। तो अब हमें किसकी संरचना को पढ़ना पड़ेगा? मायोफाइब्रिल की संरचना को समझना पड़ेगा। तो देखो भाई,
कहने का मतलब अब हम किसकी संरचना को पढ़ रहे हैं? पेशी तंतुक की संरचना को। किसकी संरचना को पढ़ रहे हैं? पेशी तंतुक। लेकिन पेशी तंतुक संरचना को समझने से पहले थोड़ी सी बातें मैं आपको पेशी तंतु के बारे में बता दूं। वो मैं भूल गया, तो पहले वो बता दूं भाई। पहले किसके बारे में थोड़ी सी बातें बता दूं? पेशी तंतु के बारे में, अर्थात मायो फाइबर के बारे में। देखो, ये आप ऐसे समझो, ये हमारा क्या है? एक मायो फाइबर पेशी तंतु है। और इस पेशी तंतु के अंदर भी पतले पतले क्या पाए जाते हैं? ऐसे तंतु पाए जाते हैं। पाए जाते हैं कि नहीं पाए जाते भाई? देखो, ये क्या हो गया? हमारे पेशी तंतुक। समझ गए कि नहीं समझ गए? अब ध्यान से देखो, हमारा जो ये मायो फाइबर है, क्या है भाई? मायो फाइबर। और ये क्या है? हमारे मायो फाइब्रिल। क्या है भाई? मायो फाइब्रिल। अब आपको पता है मायो फाइबर क्या है? मायो फाइबर क्या है भाई? कोशिका ही तो है। तो इस कोशिका में आपको पता है कि इसके अंतर्गत आपकी कंकाली पेशी की कोशिका में बहुत सारे क्या पाए जाते हैं? केंद्रक पाए जाते हैं। बहुत सारे क्या पाए जाते हैं? केंद्रक। और कोशिका है तो उसमें कोशिका द्रव्य भी होगा। क्या उपस्थित होगा? कोशिका द्रव्य भी उपस्थित होगा। क्या उपस्थित है? ये कोशिका द्रव्य। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, ये जो आपका मायो फाइबर है या पेशी तंतु है, ये कोशिका ही है। ये वास्तव में क्या है? एक कोशिका ही है, पेशी कोशिका ही है। आप सबको यह पता होगा कि कोई भी कोशिका होती है, उसके बाहर की तरफ क्या पाई जाती है? झिल्ली पाई जाती है। आप लोग इस तरह आपने यह भी बोला था कि मायोफाइबर के ऊपर एक संयोजी उत्तक की परत थी भाई। क्या बोल रहे थे उसको? एंडोमाइशियम। उसको एंडोमाइशियम बोल रहे थे। लेकिन यदि उस एंडोमाइशियम को हटा दे तो उस कोशिका की क्या आ जाएगी? झिल्ली। क्या आ जाएगी भाई? झिल्ली। और कोशिका झिल्ली को हम क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली को हम प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लाज्मा झिल्ली। तो देखो, यहां पर जो ये प्लाज्मा झिल्ली होती है, इसे एक स्पेशल नाम से जाना जाता है। इसे जाना जाता है सार्कोलेमा। सार्कोलेमा क्या है? वास्तव में एक कोशिका झिल्ली है। सार्कोलेमा वास्तव में क्या है? कोशिका झिल्ली, जो कहां पर पाई जाती है? पेशी तंतु के ऊपर की ओर पाई जाती है। इसके बाद में देखो, इस पूरी कोशिका के अंदर जीवद्रव्य भी है। जीवद्रव्य बोल दो, या जिसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, सभी कोशिकाओं में पाया जाता है। लेकिन इस कोशिका में जो साइटोप्लाज्म पाया जाता है, उसका एक विशेष नाम है। उसका क्या है? एक विशेष नाम। और वो विशेष नाम होता है, उसे हम कहते हैं सार्कोप्लाज्म। उसे क्या कहा जाता है भाई? सार्कोप्लाज्म कहा जाता है। तो झिल्ली का नाम हो गया सार्कोलेमा। इसके जीवद्रव्य को या हम साइटोप्लाज्म को क्या कहते हैं? सार्कोप्लाज्म कहते हैं। और क्या विशेषता है? आप सबको पता होगा कि हमारी जो कोशिकाएं होती हैं, उन कोशिकाओं में क्या पाई जाती है? आपकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाई जाती है। आप सबको ही पता होगा कि प्रत्येक कोशिका में आपकी अंतः प्रद्रव्य जालिका पाई जाती है। ऐसे इस कोशिका में भी होगी। होगी कि नहीं होगी? यहां पर जो आपकी अंतः प्रद्रव्य जालिका होती है,
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती हैं, उसे क्या कहा जाता है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। तो कहने का मतलब क्या हो गया? यहां पर क्या है आपकी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम वास्तव में ये क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही है भाई। और कोशिकाओं में इसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इस कोशिका में क्या बोला जाता है? इसे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। इसका मतलब यह हो गया कि यह सार्को शब्द होता है, यह किसके लिए काम में लिया जाना चाहिए? हमारी मांसपेशियों के लिए काम में लिया जाता है। क्या क्या बात समझ में आई? कि हमारा पेशी तंतु होता है, जो मायोफाइबर होता है, वो वास्तव में एक सिंगल कोशिका होती है। इस कोशिका के अंदर बहुत सारे पतले पतले तंतु पाए जाते हैं। उन तंतुओं को हम क्या कहते हैं? पेशी तंतुक कहते हैं। उनको तो हम देखने ही वाले हैं बाद में, उनको तो देख ही लेंगे हम। उससे पहले और सारी संरचनाएं देख लेते हैं। जो इस पेशी तंतु की या मायोफाइबर की जो हमारी झिल्ली है, उसे क्या कहा जाता है? सार्कोलेमा कहा जाता है। इसके अंदर जो जीवद्रव्य है उसे क्या कहा जाता है? सार्कोप्लाज्म कहा जाता है। इसके अंदर जो अंतःप्रद्रव्य जालिका है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसे क्या कहा जाता है? सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। जब ये सब कुछ समझ गए, अब इसके बाद में क्या देखना है आपको? कि ये जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है ना, इसकी विशेषता याद रख लेना। इसके अंतर्गत बहुत सारे क्या पाए जाते हैं? कैल्शियम आयन पाए जाते हैं। इस मांसपेशी में क्या पाए जाते हैं? मांसपेशी के अंदर जो पेशी तंतु है, इसके अंतर्गत बहुत सारा क्या पाया जाता है? कैल्शियम आयन पाया जाता है। और आप सबको यह भी पता होगा कि कैल्शियम आयन है, यह मांसपेशियों के संकुचन के लिए बहुत ही जरूरी है। यह कैल्शियम कैसे काम में आता है, वो जब हम इसको डिटेल में और देखेंगे तब हमें समझ में आएगा। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी। अब इसके बाद में देखो, मांसपेशी और भी तैयारी करके रखती है। पेशी तंतु तैयार रहता है कि क्या पता आप कब दौड़ने लग जाओ। आपका क्या भरोसा भाई? आपका भरोसा है क्या कि मन में आ रहा है कि धीरे धीरे चलूंगा भाई, और दौड़ने लग गए? मांसपेशी को तो एक्स्ट्रा काम करना पड़ गया कि नहीं करना पड़ गया? तो मांसपेशी पहले से होशियार रहती है। कैसी होशियार रहती है? वो सोचती है कि क्या पता ये कब दौड़ने लग जाए, मेरे को तो पहले ही ग्लूकोज एक्स्ट्रा रखना पड़ेगा, क्योंकि दौड़ने के लिए तो एनर्जी चाहिए होगी। मैं एकदम से ग्लूकोज कहां से लाऊंगा? और क्या पता है एकदम से जो ग्लूकोज मिलेगा वो मेरे को उतना मिलेगा या नहीं मिलेगा जितनी मेरी जरूरत होगी। तो थोड़ा सा मैं मेरे पास क्या कर लेता हूं? स्टोर करे लेता हूं। तो याद रखना, हमारी मांसपेशियों के अंदर पहले से भी ग्लूकोज का स्टोर पाया जाता है। ग्लूकोज होता है वो ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर रहता है। तो इसका मतलब यह हो गया है कि हमारी जो मांसपेशियां होती हैं उनमें पहले से आपका क्या स्टोर रहता है? ग्लूकोज स्टोर रहता है। क्योंकि आपका कोई भरोसा नहीं है कि आप कब दौड़ने लग जाओ। तो याद रखना, यहां पर ग्लाइकोजन भी पाया जाता है। किसमें? मायोफाइबर में, पेशी तंतु में। यह समझ गए? आपको समझ में आ गया कि ग्लाइकोजन क्यों है? ग्लाइकोजन यहां पर उपस्थित है। अब पेशी को लगा मैंने ग्लाइकोजन तो इकट्ठा कर लिया, ग्लूकोज तो इकट्ठा कर लिया, जिसको मैं काम में ले लूंगा, ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी तब। लेकिन इस ग्लाइकोजन का अकेले का क्या करूं? अकेला ग्लाइकोजन तो ऊर्जा नहीं देगा। इस ग्लाइकोजन का क्या करना पड़ेगा? ऑक्सीकरण करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण करने के लिए मेरे तो ऑक्सीजन की जरूरत है। आप बोलोगे सर हमें पता है कि ऑक्सीजन की जरूरत है। ऑक्सीजन तो ब्लड दे देगा, ब्लड का काम है देना। उसके अंतर्गत जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन लेकर आता है और जैसे ही जरूरत पड़ेगी उस समय दे देगा। लेकिन मांसपेशी तो ऐसे सोच रही है ना कि क्या पता जब दौड़ लगाए उस समय मेरे को इतनी ऑक्सीजन मिलेगी
क्या मिल पाएगी भाई? जितनी दौड़ लगा रहा है, जितनी जरूरत है उतनी ऑक्सीजन मिल पाएगी क्या? मांसपेशी सोच रही है ऐसा मत, बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकती। तो ये क्या कर रही है कि अपने पास ऑक्सीजन को भी स्टोर करके रखती है। मांसपेशी बहुत होशियार है। मांसपेशी क्या है? बहुत होशियार है भाई, आपसे ज्यादा होशियार है। पहले से पूरी तैयारी करके रखती है। आप चाहे से एग्जाम की तैयारी करो या नहीं करो, मांसपेशी ने सारी की सारी तैयारी कर रखी है कि क्या पता कब दौड़ लगाने लग जाए, तो दौड़ने के लिए मेरे को तैयार रहना पड़ेगा। तो इस कारण इसने ऑक्सीजन भी स्टोर कर रखा है। और जो ये ऑक्सीजन है वो कैसे स्टोर कर रखा है? इसने एक रूप के अंदर स्टोर कर रखा है इसको, और उसका नाम है मायोग्लोबिन। क्या नाम है उसका? मायोग्लोबिन। याद रखना, मायोग्लोबिन किस में पाया जाता है? मांसपेशियों में पाया जाता है। जबकि हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? वो हमारे रक्त में पाया जाता है। रक्त के अंदर ऑक्सीजन को ले जाने वाला, ऑक्सीजन को जोड़ने वाला कौन है? हीमोग्लोबिन। और मांसपेशियों के अंदर ऑक्सीजन को स्टोर करने वाला कौन है? मायोग्लोबिन। तो मांसपेशी तो बिल्कुल तैयार बैठी है कि कब आप दौड़ लगाओ, और उस स्थिति के लिए मैं तैयार हूं। उसने ग्लाइकोजन का भी स्टोर कर रखा है कि जरूरत पड़ेगी तो मैं ग्लूकोज में बदल लूंगा। उसने ऑक्सीजन का भी स्टोर कर रखा है, किस रूप में? ग्लोबिन के रूप में। तो ये सब कुछ हमने एक पेशी तंतु की संरचना को हमने देख लिया है। समझ गए होंगे क्या क्या है? सार्कोलेमा, सार्कोप्लाज्म, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसके अलावा इसने ग्लाइकोजन को भी स्टोर कर रखा है। इसने मायोग्लोबिन के रूप में ऑक्सीजन को भी स्टोर कर रखा है। और बाकी आप समझेंगे ये मायोफाइब्रिल, इसको हम बाद में देखने वाले, इसकी भी संरचना को समझेंगे। समझेंगे कि नहीं समझेंगे? इसकी संरचना को तो हमें अलग से वीडियो में समझना पड़ेगा। अभी तो हम इसको पूरे को एक साथ नहीं करेंगे, तो इसकी संरचना को भी हम समझेंगे। बाकी ये की बात याद रखना कि इसकी जो ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, इसमें किसका स्टोर पाया जाता है? इसमें कैल्शियम आयन का भंडार पाया जाता है। और ये कैल्शियम आयन हमारी मांसपेशियों के संकुचन के लिए बहुत ही जरूरी है। और इसी कारण याद रखो भाई, हमारा कैल्शियम हमारी हड्डियों में भी है, हमारा कैल्शियम रक्त में भी है, हमारा कैल्शियम हमारी कोशिकाओं में भी है, हमारा कैल्शियम हमारी मांसपेशियों में भी है। इसी कारण कैल्शियम सबसे ज्यादा जरूरी आयन है हमारे शरीर में। यह कैल्शियम सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला हमारा क्या होता है? मिनरल होता है। हमारे शरीर में लगभग 1.5 से लेकर 2 किलो के आसपास क्या पाया जाता है? कैल्शियम पाया जाता है। और यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है? आयन। तो यह सब कुछ आज के इस वीडियो के अंतर्गत हमने मांसपेशी अर्थात कंकालीय जो पेशी है उसकी संरचना के बारे में देखा है। हालांकि इसके अंदर और देखने वाले हम, लेकिन अभी तक हमने इसका मोटा मोटा देख लिया है। हम कहां तक पहुंच गए हैं? पेशी तंतुक तक पहुंच गए। आगे आने वाले वीडियो के अंतर्गत हम पेशी तंतुक अर्थात मायोफाइब्रिल की संरचना को समझने वाले हैं। इस कारण आगे आने वाले वीडियो को भी जरूर देखें। बाकी आपको पेशी के बारे में एकदम शुरुआत से पढ़ना है तो आप हमारा पिछला वीडियो भी जाकर देख सकते हैं। आप सबको हमारा ये वीडियो कैसा लगा है? अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।